जय हिंद कैडेट्स। ये आवाज़ तो तुम्हें रोज़ सुनाई ही पड़ती है। आज एक नई आवाज़ और चेहरे के साथ में मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिससे हो सकता है हज़ारों लाखों कैडेट्स को फ़ायदा भी हो। और मेरा जो पूरा देखने का नज़रिया रहता है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन, तो तीनों चीज़ें जो चेहरा देख रहे हो, इस माइंड के पीछे, इस चेहरे के पीछे जो माइंड में ये सारी चीज़ें मुझे बहुत बेहतर तरीके से नज़र आई जब पहली बार मैंने इनसे मुलाकात की। और अभी तक के इस पूरे सफ़र में ये हमेशा एलिमेंट्स इनके अंदर रहे, उसी से मैं मोटिवेट हुआ। और मैंने तुम्हारे लिए जो टैगलाइन बनाई है कि ट्रिपल D तुम्हें याद रखना है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, वो चीज़ें दिखती हैं, उसी से तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वो ये सब बताएंगे। इनका इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे। उसके पीछे ढेर सारी कहानी छुपी होगी, स्टोरी छुपी होगी और तुम्हें एक क्लियर कट मैसेज देगी। तो मैं चाहूँगा अभिनंदन अपना इंट्रोडक्शन। Welcome everyone. My name is Cadet Abhinandan Sai. I am from NDA 152 course and I belong to Gopalganj, Bihar. I have done my schooling from Sainik School Gopalganj, and then after in my first attempt I cleared my written examination and I inducted into NDA 152 course. I do not have any army background or any defense background earlier. The moment I got inducted in Sainik School Gopalganj, from there I went on to meet lot of seniors. वहाँ सीनियर्स आते थे जो पास आउट हो रखे हैं एनडीए से, ऑफिसर्स बन रखे हैं, अभी जो एनडीए में भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, और वो अपनी कहानियाँ बताते थे जिससे हमें बहुत सारे मोटिवेशन मिलते थे। और 6-7 साल लगातार उन कहानियों को सुनते सुनते हमने वो मोटिवेशन लिया एंड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर माई एनडीए 152 कोर्स रेटिंग एग्जामिनेशन। तो इनका छोटा सा इंटरव्यू रहा कि अभी प्रेजेंट टाइम में एनडीए खड़गवासला में एज ए ट्रेनी, एज ए कैडेट ये हैं। इन्होंने अपनी पूरी थोड़ा बैकग्राउंड भी बताया कि सैनिक स्कूल गोपालगंज से बिलोंग करते हैं, वहाँ से इनको मोटिवेशन मिला। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना तुम रिटर्न का बताओ कि कैसे स्कूल ने तुम्हारा हेल्प किया और एसएसबी में कैसे हेल्प किया स्कूल ने, फिर तुम एनडीए पहुँचे, तो वो थोड़ा सा उस पर फ़ायदा मिलेगा बच्चों को। यस सर। सो स्कूल में हमारा माइंडसेट ये रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स के पेपर पे फोकस करना है, क्योंकि वो हमारे लिए डेडलाइन होती है। हम सारे जीएटी के पेपर्स में काफ़ी अच्छा करते हैं। ऑल 100% कैडेट्स जो हैं वो जीएटी के पेपर में काफ़ी अच्छा करते हैं, क्योंकि हम 6 से 10th तक उसी की तैयारी में लगे रहते हैं। 6 से 10th तक हम मैथ्स पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनका लेवल, क्वेश्चन ऑफ लेवल ऊपर होता है। तो हम जनरल नॉलेज पढ़ते रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी, जनरल साइंस हम पढ़ते रहते हैं। तो इससे हमारा गैट का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन मैथ्स में हमें हमेशा डर रहता है, हमेशा। तो मैथ्स की तैयारी हम 11th-12th में, 10th से धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं बोर्ड एग्जाम के बाद से, और 11th-12th में मैथ्स पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें भी हम उन केवल पर्टिकुलर टॉपिक्स को ही पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास पूरा सिलेबस है तो हम कुछ सिलेबस डिडक्ट कर देते हैं, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हम उन टॉपिक्स को लेते हैं और उसमें ज़्यादा डीप करते हैं। और सबसे ज़्यादा हेल्प करती है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दैट वी आर प्रैक्टिसिंग। तो कितने ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं उतने ज़्यादा हमें हेल्प मिलते हैं मैथ्स के पेपर में। और जब मेरा मैथ्स का रिटन एग्ज़ाम था तो पहले 5 मिनट में पूरा ब्लैकआउट हो गया था, मुझे कोई फार्मूला कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे सारा एक एक चीज़ याद आने लगी और मैंने 35 अराउंड नेट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। एक बड़ी अच्छी से तुमने एक बात भी बताई थी कि तुम्हारे 3 फ्रेंड तुम हो, अभी प्रेजेंटली तीनों एकेडमी में हो, और तीनों के कितने कट ऑफ मार्क्स आए थे, मतलब मैथ्स में लास्ट मार्क्स कितने थे। और लकीली उस साल सभी लोगों को पता होगा 25% कट ऑफ जाता है, कभी कभी 30% भी जाता है, तो वो वेरी करता है। ये थोड़ा सा बताओ तो और अच्छा लगेगा कैडेट्स को। तो हम 3 फ्रेंड्स थे, तो रिटन एग्जाम के बाद हम अपना क्वेश्चन चेक किए थे हमारे कितने सही हो रहे हैं। तो अराउंड 30-31 तीनों के नेट करेक्ट जा रहे थे। तो इसके हिसाब से जब रिजल्ट आया तो हमारे इधर वहाँ पे ट्रेडिशन है कि हमेशा रिजल्ट्स हमारे जूनियर्स चेक करते हैं, हर एक सीनियर्स का, कि आपका रिजल्ट क्या है, कितना रहा। तो मैं सबसे पहले अपना चेक नहीं करवाया, एक दूसरे का चेक करवाया। तो उस जूनियर्स ने बताया कि इन्होंने क्लियर कर लिया है। फिर दूसरे वाले फ्रेंड्स ने उसका भी चेक करवाया, मैं उस टाइम बोला उसका भी क्लियर कर लिया है। फिर मैं बोला मैं भी फिर क्लियर हो गया हूँगा। तो 30 या 31 नेट करेक्ट हमारे तीनों के थे और तीनों ने उस समय रिटन क्वालिफाई कर लिया था। बहुत अच्छा। तो इससे एक बात हमें मिलती है कि हमें जीएटी पे पैरेलल फोकस रखना है, वो हमारा स्कोर बूस्टअप करता है। और मैथ्स में हर हाल में इतना करना है कि हमारे मार्क्स जो कट ऑफ रहती है उससे ऊपर जाए, या मेरिट में भी बनाने में हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। तो सैनिक स्कूल में तुमने ओवरऑल तुम्हारी क्या हेल्प किया इस जर्नी में, तो तुमने बताया। और थोड़ी सी और कुछ इंसाइट बताना चाहते हो कैसे एसएसबी में तुम्हें हेल्प मिला पूरे सैनिक स्कूल की जर्नी से, या बाहर के बच्चों को जो आउटसाइडर हैं या जो सिविलियन हैं, सिविल स्कूल्स के पढ़े हुए हैं, वो किन चीज़ों को फोकस रखें, किन चीज़ों को ज़्यादा से अच्छे से ध्यान दें, तो वो थोड़ी सी हमें बात आप बताइए तो इनको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से। यस सर। द 2 मोस्ट जनरल थिंग दैट कैन सेल यू थ्रू एसएसबी इज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव।
Confidence and self-belief were the two main role factors in my SSBs. हम स्कूल में रहते हैं तो हमको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है जूनियर से सीनियर से बातें करने का, वहाँ एक इन्वायरमेंट है इंग्लिश स्पीकिंग का, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते रहता है। डेली हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो स्कूल में ये आदत लग गई थी न्यूज़पेपर पढ़ने का, एक दूसरे से इंग्लिश में बात करने का, तो इससे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गया। अब हम जब SSB के दिन पहुँचते हैं वहाँ, तो पहला टेस्ट होता है हमारा स्क्रीनिंग का, उसमें भी 2 होते हैं। पहले हम स्टोरी लिखते हैं वो पिक्चर देख के, और उसके बाद हमारा नरेशन और डिस्कशन होता है। तो स्टोरी पे उतना फोकस हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन नरेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। नरेशन में 2 चीज़ें, एक फ्लुएंसी, हम रुके नहीं, अपना जो स्टोरी हमने लिखा है उसको कंप्लीट करें विदाउट एनी ब्रेकेज, एंड सेकंड इज़ योर कॉन्फिडेंस एंड वॉल्यूम व्हाइल यू आर स्पीकिंग। जब कॉन्फिडेंस दिखता है, जब आपका आई कांटेक्ट अच्छे से रहता है, एकदम फ्लुएंट आप कंप्लीट किया अपना नरेशन, तो जो ग्रुप होती है वो ग्रुप डिस्कशन के लिए जब स्टार्ट करती है ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें आपके पॉइंट सुनते हैं वो लोग, और उसके बाद जब एक ग्रुप लीडर को सिलेक्ट करने का टाइम आता है, तो आपके नरेशन के ऊपर वो आपको ग्रुप लीडर सेलेक्ट कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो सामने ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो केवल ये पूछते हैं कि क्या पूरे ग्रुप ने आपको सिलेक्ट किया है कॉमन स्टोरी के लिए, और सारे ग्रुप अगर हाँ कर देते हैं वो कॉमन स्टोरी सुनते भी नहीं हैं। तो नरेशन में जो आपका कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी है वो सेल करेगा, और इससे आपको हेल्प मिलेगा ग्रुप डिस्कशन में, और उसके बाद जब हम कॉमन ग्रुप स्टोरी कोई एक बंदा जो लीडर होता है वो सुनाता है उसके लिए। ये स्क्रीनिंग का प्रोसेस है। इसके बाद प्रोसेस आता है आगे, जो इसको क्लियर कर लेते हैं वो जाते हैं साइकोलॉजी टेस्ट में। साइकोलॉजी में हमारे पास 4 टेस्ट हैं। पहला थीमेटिक अपीयरेंस टेस्ट, WAT है, SRT है और सेल्फ डिस्क्रिप्शन है। ये चारों टेस्ट आपकी साइकोलॉजी को चेक करता है, और ये आपके अपने स्वयं प्रैक्टिस के ऊपर है। इस पे आपका प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा उतना आपको हेल्प मिलेगा। इसके बाद आता है GTO में जितने प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और हाफ ग्रुप टास्क हैं, ये दोनों टास्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपको आइडियाज़ देने हैं, अगर आइडियाज़ नहीं आ पा रहे हैं तो आप बाहर से बोल सकते हैं, ऑफिसर्स आपको देख के अंदर आपको आइडिया वो बताने का दे देंगे कि हाँ ऑब्स्टेकल में आपको कैसे क्लियर करना है। ये तो डिपेंड होता है, इसमें एक लक फैक्टर भी आता है कि आपको ग्रुप कैसा मिलता है, वो आपके साथ कैसा एक्युमुलेट हो रहे हैं, आप उन ग्रुप के साथ कैसा जा रहे हो। लेकिन इसके अलावा जो 2-3 चीज़ें और हैं GTO में, वो है आपका लेक्चरेट, जो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। 2 ग्रुप डिस्कशंस, एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स पे और एक सोशल इश्यूज़ पे, ये आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। लेक्चरेट में फिर वही आ जाती हैं कि आपको 4 मिनट तक कंप्लीट बोलना है, फ्लुएंसी कितनी है, आई कांटेक्ट कैसा है और कॉन्फिडेंस कैसा है। वहाँ भी कॉन्फिडेंस चेक होता है। कॉन्फिडेंस अगर आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, फ्लुएंट बोल रहे हो, तो आप टाइम के बाद भी बोलते जाओगे और आपको अलाउ रहेगा, ऑफिसर्स आपका वो कंटेंट सुनते रहेंगे कि कितना अच्छा बोल रहा है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। आई कांटेक्ट अगर आप सही से मेंटेन कर रखे हो, डर नहीं रहे हो वहाँ पे, तो आप लेक्चरेट खुद से प्रिपेयर करके बहुत अच्छा बोल सकते हो। ग्रुप डिस्कशन इज ऑल रिलेटेड अबाउट योर इंटरनेशनल रिलेशंस, हाउ यू हैव स्टडीड एंड हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड अबाउट दैट। एंड फॉर वन हु इज नॉट in any feeder institute like Sainik School and military school, he can very well prepare that from any newspaper or any YouTube. There are a lot of e-learning websites from YouTube or from any of the academies. You can get that international lesson and you can prepare that. For us, if we are in some feeder institute, then there are newspapers, we have computer labs, so there we can access these materials and we can prepare for the international issues. The second group discussion is all about this सोशल इश्यूज़, तो वो आप भी खुद से ही प्रिपेयर कर सकते हो। इस पे ज़्यादातर टॉपिक्स आपको पहले से पता रहते हैं कि हार्ड वर्क, गाइडेंस, सोशल इश्यूज़ लाइक चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, दिस ऑल थिंग्स। सो ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देके इन लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन को कवर कर सकते हैं। लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल और फैक्ट्स आप जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रेस कर पाओगे अपने जो GT ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। इसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स और कमांड टास्क होते हैं, जो आपके थोड़े बहुत फिजिकल स्टैंडर्ड्स और फिजिकल स्टेमिना चेक करते हैं। और GTO क्लियर करने के बाद आप जाते हो इंटरव्यू में। इंटरव्यू को लेकर मैं पूछना चाहूँगा, इंटरव्यू को लेकर एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में रहता है, क्योंकि सामने वाले पे डिपेंड करता है हमसे पूछेगा क्या। उसमें PIQ फॉर्म भी होता है। अब इंटरव्यू से पहले तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था, उसकी प्रिपरेशन तुम कैसे अपने को देखते थे, और कितना तुम्हें कॉन्फिडेंस रहता था, क्या कोई डाउट रहता था कि इंटरव्यू में क्या हो सकता है, क्या पूछेगा, कैसे तुमने उसको कैसे प्रिपेयर किया। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना इंटरव्यू के टाइम का भी, कितनी देर चला, कैसे चला, इंटरेक्शन तुम्हारा कैसा रहा, वो चीज़ें भी बताना। और उसमें PIQ फॉर्म तुम्हारा कितना रोल प्ले करता है कि अभी से हम उसको प्रिपेयर करें,
क्योंकि वो तो ओपन डोमेन में अवेलेबल है कि उसमें क्वेश्चंस क्या रहते हैं और क्या, जैसे मैंने देखा अपनी लाइफ में बच्चों को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है कि पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबी में डिफरेंस नहीं पता होता, कि बहुत सारे बच्चों को हॉबीज ही नहीं पता होती कि हमारी हॉबीज क्या है या पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बताओ डिटेल में तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो उस समय स्कूल के द्वारा 3-4 मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किए गए थे, लेकिन हर इंटरव्यू में मेरा कुछ ना कुछ ब्लैक पॉइंट हमेशा रहता था। मैं उस चीज़ को हमेशा प्रिपेयर नहीं कर पाता था। तो ऐसे 3-4 नए नए एरियाज़ जहाँ मेरे को मिल जाते थे, जहाँ मेरे को और प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती थी। जब आप GTO के लिए लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन प्रिपेयर करोगे, इंटरनेशनल रिलेशंस प्रिपेयर करोगे, कंट्रीज़ के एक दूसरे रिलेशंस प्रिपेयर करोगे, प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं लाइक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप डिस्कस करोगे, मिलिट्री स्ट्रेटजी आप पढ़ोगे ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट के लिए, उससे आपकी 50% प्रिपरेशन हो जाती है। अब इंटरव्यू 2-3 तरीके से हो सकता है। एक रहता है जो आपका रियल लाइफ, अभी कुछ न्यूज़ आ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन से उसके तरफ मोड़ा जा सकता है आपका इंटरव्यू। दूसरा रहता है जो आपके पर्सनल फैमिलीज़, फ्रेंड्स, पर्सनल टाइप में जाते हैं, फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, स्कूल, आपका रूटीन क्या रहा, क्या लाइक करते हो, क्या नहीं लाइक करते हो, फ्रेंड्स में क्या लाइक करते हो, इस टाइप भी जा सकता है। तो इन दोनों, और तीसरे इंटरव्यू जा सकता है कि दोनों का थोड़ा बहुत मिक्सचर हो। जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो वहाँ यूजुअली इंटरव्यू हो रहा था किसी का 30 मिनट्स 40 मिनट्स। मेरा इंटरव्यू, और जो मेरे स्कूल के भी फ्रेंड्स थे वहाँ, उनका इंटरव्यू गया था 80 मिनट्स का, 1 घंटे 20 मिनट का वो इंटरव्यू रहा था हमारा। तो उसमें शुरुआत हमारी हुई पर्सनल लाइफ से कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से तैयारी की, कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे, ये सब धीरे धीरे जाता रहा। फिर सेकंड आता है आपके हॉबीज़ और आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स एक्टिविटीज़ जो आप खेल रखे हो। तो हॉबीज़ में वहाँ मोस्ट ऑफ द हॉबीज़ रहती हैं, जैसे रीडिंग बुक्स, प्लेइंग सम इंस्ट्रूमेंट, प्लेइंग ड्रम इंस्ट्रूमेंट, साइकिलिंग, राइडिंग। पर्सनल इंटरेस्ट होता है जो आप को पसंद होता है करना, खुद से करते हो आप। हॉबीज़ है कि समथिंग प्रोडक्टिव विच यू आर डूइंग इन योर फ्री टाइम, जो थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव हो। रीडिंग न्यूज़पेपर, डायरी एंट्री, राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग। तुम्हारी पर्सनल हॉबी और उसमें इंटरेस्ट क्या था, तुमने क्या लिखा था? सर, माय हॉबी वाज प्लेइंग ड्रम इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मैं स्कूल में 6th क्लास से ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा हूँ और मैं स्कूल बैंड की टीम में भी था। तो वहाँ से मैंने वो ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना चालू रखा था 11-12 तक। तो मेरा वो एक पर्सनल हॉबी बन गया था। तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा, कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे उससे रिलेटेड? नहीं सर, ऐसा मेरे से तो क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि हॉबीज से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PIQ फॉर्म होता है, वो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। जो आपकी अचीवमेंट्स है वो अभी लिखो, या फिर अचीवमेंट्स आने वाली है तो उसको बाद में भी लिख सकते हो। लेकिन जो आप PIQ फॉर्म में लिख रहे हो या फिर इंटरव्यू में आप जो भी बोल रहे हो, आपको अगला क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन जो आप बोलोगे उसी से आएगा, उससे बाहर से कहीं नहीं आता है। जैसे सर, मैंने रूटीन में बताया था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो उन्होंने बताया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चलो आप कुछ न्यूज़ बताओ। तो मैं प्रिपेयर करके गया था, तो मेरे से न्यूज़ पूछते गए, नेक्स्ट ऐसे करके मेरे से 15 से 18 न्यूज़ पूछे हो गए उन्होंने, और मैंने 15-18 न्यूज़ बताया उसमें रिसेंटली। तो उसमें ही पिक्ड अप वन ऑफ द न्यूज़, एंड उसके बारे में पूरा डिटेल में उन्होंने पूछा कि चलो ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। सो एनी डिफेंस न्यूज़, एनी इंटरनेशनल न्यूज़ उन्होंने वो पिक करते थे और उसके बारे में पूरा डिटेल में पूछते थे। तो अगर आप बोल रहे हो कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो ये वो है कि आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा कि आप न्यूज़ क्या पढ़े हो। अगर आप न्यूज़ बोल रहे हो तो उस न्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, बस ऐसे नहीं आपने हेडलाइन वहाँ जाके बता दिया। तो इसमें ज़्यादा फिर एक आता है उसमें इंटरव्यूज में आपके सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वो सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप जो प्रेफरेंस दिए हो, जैसे आप आर्मी प्रेफरेंस दिए हो, नेवी दिए हो, एयरफोर्स दिए हो, तो सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, सारे मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं ज़्यादा डीप में, कभी कभी नहीं पूछे जाते हैं। खासकर जो एयरफोर्स कैडेट्स हैं उनसे श्योर है कि उनसे वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो एयरफोर्स से रिलेटेड हैं और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड हैं, और उसके पीछे की जो साइंस है, मैकेनिज्म है, उसके बारे में श्योर है कि उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ, फ्रेंड्स, फैमिलीज, मदर, फादर, ब्रदर, आप उनकी में क्या क्वालिटीज़ लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो, अपने में आप क्या इंप्रूव करना चाहते हो, ये पर्सनल में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और कई बार बहुत किसी का इंटरव्यू शॉर्ट ड्यूरेशन का भी हो सकता है और किसी का लंबा ड्यूरेशन का भी हो सकता है। इससे आपके परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब अगर शॉर्ट भी जाए तो हम ये नहीं मान के चलेंगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या होगा, या कोई डिसाइडिंग नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कभी इंटरव्यू शॉर्ट भी जा सकते हैं, कभी लंबे लंबे इंटरव्यू भी जा सकते हैं। और दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें होता है कि जैसे सपोज दैट तुमने इंटरव्यू में अपना जो सब सारी चीज़ें बता दी, इंटरेस्ट और हॉबी से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं,
क्या एकेडमिक्स से भी क्वेश्चन 11-12 में जो पढ़ के गए हो उससे कुछ क्वेश्चन मैथ से या कोई साइंस से या जीएटी से ऐसा क्वेश्चन पूछा था? सर मेरे से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। फ्रेंड से किसी से पूछा गया हो तुम्हारे? एक दो फ्रेंड से ऐसा पूछे जाते हैं जो नॉर्मल बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं फिजिक्स के, बर्नौलीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब या तो जीटीओ कभी रास्ते में ऐसे चलते चलते बातचीत करते पूछ लेते हैं, टास्क जब चल रहे होते हैं कमांड टास्क के टाइम पे, या फिर इंटरव्यूज़ में एक आध बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनके डिफिनीशंस और उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स। ऐसा हो रखा है जो मेरे एसएसबी फ्रेंड्स थे या फिर जो एकेडमी में अभी हैं उनके साथ, वो बताते हैं अपना एक्सपीरियंस की जब मैं जालंधर गया था तो वहाँ पूछा गया था, या फिर भोपाल गया था तो वहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछा गया था, बर्नौलीज प्रिंसिपल पूछा गया था। तो जो मेन बेसिक प्रिंसिपल्स है जो 11-12 के फिजिक्स की बुक्स में है वो पूछे जा सकते हैं, मेरे से ऐसा पूछा नहीं गया था सर। एक क्वेश्चन थोड़ा मिस हुआ, तुम्हारा एसएसबी कहाँ पे था और कहाँ से सर मेरा एसएसबी था सर 5 एफएसपी गुवाहाटी, वहाँ से मैं रिकमेंड हुआ था। इंटरव्यू के बाद कॉन्फ्रेंस होता है, तो कॉन्फ्रेंस बहुत किसी का, कॉन्फ्रेंस के बारे में भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहता है, उसमें क्या होता है, क्या डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा डिटेल से बताओ। सर कॉन्फ्रेंस 90% जो वहाँ स्प्रेंट्स रहते हैं उनका कॉन्फ्रेंस 1 मिनट का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट। जिन पे थोड़ा उनको डाउट रहता है कि ये बॉर्डर लाइन केस है उनका कॉन्फ्रेंस थोड़ा लंबा जाता है, जैसे 1 घंटे का जा सकता है, 1.5 घंटे का जा सकता है। जब मैं गया तो मेरा कॉन्फ्रेंस बस पूछे थे कि यहाँ कैसा रहा, खाना कैसा था, ये सब पूछा उन्होंने। फिर बोला कि मेरा नाम अभिनंदन है तो अभिनंदन वर्धमान के बारे में 2-3 बताओ, क्या वो उन्होंने क्या किया था, कहाँ गए थे, उनमें क्या क्वालिटीज़ लाइक करते हो। तो ये 1-1.5 मिनट का इंटर कॉन्फ्रेंस रहा था और हम बाहर भेज दिया था हमें। तो जिनका श्योर शॉट रिजल्ट उन्हें पता रहता है कि ये आउट है या इन है, उन्हें कॉन्फ्रेंस बहुत छोटा रहता है। और जो बॉर्डर लाइन केसेज होते हैं उन पे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साइकोलॉजी से और सिचुएशंस पूछे जा सकते हैं, उन पे उनका आंसर क्या रहेगा वो बताएंगे, या फिर जीटीओ उनसे कुछ पूछ सकता है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरव्यूअर कुछ उनसे पूछ सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में रिलेशन बताओ, अभी ये न्यूज़ चल रहा है इसके बारे में कुछ बताओ। तो ऐसे किसी किसी का कॉन्फ्रेंस लंबा भी जा सकता है। और मैं 5 एफएसपी गुवाहाटी से रिकमेंड हुआ था। उसके बाद मेडिकल के लिए मेरा 5 दिनों के लिए मुझे भोपाल भेजा गया था। उसके बाद 5 दिन का मेडिकल पूरा चलता है? यस सर। तो मेडिकल किस लेवल का रहता है, कैसा रहता है, उसमें स्टेजेस होती हैं, थोड़ा सा डिटेल से बताओ क्योंकि ये भी लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं। आर्मी और नेवी के एस्पिरेंट्स के लिए मेडिकल 5 दिनों का होता है, और जो एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स हैं उनका पहले सीपीएसएस टेस्ट होता है जो फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट है। वो टेस्ट जो क्लियर करते हैं वो फ्लाइंग के मेडिकल्स के लिए जाते हैं, और जो वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं वो या तो एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए जाते हैं या फिर आर्मी और नेवी के लिए मेडिकल देने जाते हैं। आर्मी और नेवी के मेडिकल मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस आईज़ और ईएस का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। एयरफोर्स का मेडिकल थोड़ा टफ होता है, मैं तो गया नहीं तो उतना पता नहीं मेरे को एयरफोर्स मेडिकल से। वेरी गुड। और दूसरा जो क्वेश्चन रहता है कि इसमें फाइनल मेरिट बनती है, मेरिट लिस्ट आउट होती है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। जब ये सारे मेडिकल्स क्लियर हो जाते हैं, सारे मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाते हैं, तो जो मेडिकली फिट कैडेट्स हैं और उनके रिटन के मार्क्स और एसएसबी के मार्क्स कंपाइल किए जाते हैं और एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जितने मेडिकली फिट कैडेट्स हैं। अब उन मेरिट लिस्ट में जो एनडीए में अभी सीट्स है वो 395 के आसपास है। तो जो टॉप 395 कैडेट्स होते हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है उनके प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर बीच में ऐसा कोई मेरिट लिस्ट जैसे कोई जिसकी मेरिट नंबर मान लो आप 100 है और अगर वो मेडिकली आउट है तो जो उसके बदले जो 396 नंबर पे जो कैडेट होगा उसे ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। वो मेरिट लिस्ट उन सारे एस्पिरेंट्स की निकलती है जो मेडिकली फिट हैं या अनफिट हैं। उसमें जो मेडिकली फिट कैडेट्स हैं उनको केवल ज्वाइनिंग लेटर जाता है और वो एनडी खड़गवासला में ज्वाइन करने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा। तुम्हारा पार्ट 1 का ये पूरा प्रोसेस रहा, तुम्हारी जर्नी रही, बड़े अच्छे से तुमने डिस्क्राइब किया। इसमें थोड़ा सा एक पार्ट में और जानना चाहूँगा कि जो एसएसबी इंटरव्यू में सिविलियन जाते हैं, सपोज जिनका बैकग्राउंड सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का नहीं है, वो बंदे जाते हैं और तुम्हारे साथ ही तुम्हारे सैनिक स्कूल के फ्रेंड्स भी जाते होंगे या मिलिट्री स्कूल के कुछ बच्चे आते होंगे, उनमें तुम बेसिक डिफरेंस क्या देखते थे? क्या कुछ ऐसा लगता था तुम्हें डिफरेंसेस हैं सिलेक्शन में, क्या रोल प्ले करते हैं कम ज़्यादा? थोड़ा सा इस पे अपना इंसाइट दो। From my personal view, what I think that those who are from feeder institute like Sainik School, military school and RIMC, the officers who are sitting there, who are judging us, they expect us to be more accurate. वो हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि वो फीडर इंस्टीट्यूट से आ रहा है। वहीं एक सिविलियन लाइफ से अगर कोई कैडेट एस्पिरेंट आ रहा है और वो एनडीए इंटरव्यू में जा रहा है तो उससे जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी एस्पिरेशंस भी कम रहते हैं और वो उसमें अगर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, कॉन्फिडेंस रहता है उनमें, बिलीफ रहता है, आगे उनका एम क्लियर रहता है, जीटीओ ग्रुप टास्क्स और उन्होंने इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा किया रहता है तो उनका सिलेक्शन काफ़ी ईजी रहता है।
और अगर फीडर इंस्टीट्यूट्स है तो फीडर इंस्टीट्यूट्स के वहाँ एस्पिरेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, सबका सेम माइंडसेट रहता है, तो वो हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी करते हैं। इसमें फीडर इंस्टीट्यूट को एक एज मिल जाता है क्योंकि वो सेम लाइफ देखते आ रहे हैं, डिफेंस की एक लाइफ देखते आ रहे हैं पिछले 6-7 सालों से, तो और उन्हें वो इन्वायरमेंट मिल जाता है फीडर इंस्टीट्यूट्स को, वो स्पीकिंग का इन्वायरमेंट, वो नॉलेज शेयरिंग का इन्वायरमेंट, जिससे उनके एसएसबी में काफ़ी हेल्प हो जाती है। और एक सिविलियन जो एस्पिरेंट है वो अकेले तैयारी कर रहा है अगर, तो उसे इन चीज़ों के लिए प्रॉब्लम मिल जाता है क्योंकि उसके पास वो इन्वायरमेंट नहीं है, वो नॉलेज शेयरिंग का जो इन्वायरमेंट रहता है जो हमारे ग्रुप स्टडीज़ में हो जाते हैं वो वहाँ नहीं हो पाता होगा। तो एक और बहुत बड़ा अच्छा आपने बताया, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा से रहता रहा है और मैं उसको जानना भी चाहता था। जैसे मैंने अपनी प्रोसेस के दौरान, खुद के दौरान देखा कि PIQ फॉर्म जब भरते हैं, इवन आप लोगों को तो क्लियर रहता है, लेकिन जो बाहर के बंदे रहते हैं कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मुझसे पूछे जाते थे, मैंने भी फेस किए कि जब हमारी कोई हॉबी इंटरेस्ट नहीं है, हमने उसको रैंडमली भर दिया उसमें, क्योंकि भरना फॉर्म रहता है और फिर बाद में उस पर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो इसके पीछे का जो इंसाइट है मैं जानना चाहता हूँ कि ऑनेस्टी कितना बड़ा रोल प्ले करती है तुम्हारे इंटरव्यू में, कितना कॉन्फिडेंस देती है, पूरी SSB में वो कितनी जगह पे क्रॉस चेक होती है, तो हर जगह से देखी जाती है, SRT से, टेट से, वेट से, GD से, तो ऑनेस्टी को कितने लेवल पे तुम कैसे देखते हो पूरे इंटरव्यू में? अगर आप हॉबीज़ नहीं भरे हो PIQs में और जब आप अपना रूटीन बता रहे हो तो आप उसमें बता रहे हो कि मैं फ्री टाइम में ये करता हूँ, फ्री टाइम में मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या डायरी राइटिंग करता हूँ या नॉवेल्स पढ़ता हूँ, तो इससे वो क्लियरली डिपिक्ट हो जाएगा कि आप फ्री टाइम में ये कर रहे हो लेकिन आप इधर हॉबीज़ बताना नहीं चाह रहे थे PIQs में। तो कहीं ना कहीं क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे किसी एस्पिरेंट ने अपने हॉबीज़ में दिया कि मैं सर रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ माई हॉबी और रीडिंग नॉवेल्स इज़ माई हॉबी, और संडे को अपने रूटीन जब पूछा गया उस एस्पिरेंट से, तो संडे को रूटीन में जब उसको फ्री टाइम मिला, संडे को पूरा फ्री टाइम मिला, तो उसने कहीं इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया कि हाँ उसने रात को 9 से 10 या सुबह 6 से 8 उसने नॉवेल पढ़ा या न्यूज़पेपर पढ़ा। तो इससे वो क्लियरली क्रॉस चेक कर लेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू में एक बार पूछते हैं हॉबीज़ क्या है, रूटीन क्या है, और एंड में भी वो पूछ सकते हैं। ऐसा मेरे से भी पूछा गया था कि तुम्हारा रूटीन फिर से बताओ, मैं भूल गया। तो एक बार क्रॉस चेक वो करते हैं। अगर इसमें आप फंस गए तो कोई वो नहीं है कि आप सेल कर पाओगे SSB के थ्रू। अब एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि सपोज दैट अब स्टार्टिंग में तुम्हारा फर्स्ट पार्ट अभी चल रहा है लाइफ का, तो उसमें ये है तुम्हारी स्कूलिंग कैसी हुई, तुम्हारे चीजें SSB रिटर्न और ये सब पार्ट कैसे रहे। तो फैमिली तुम्हारा, तुमने बताया था स्टार्टिंग में अपने इंट्रोडक्शन में तुम डिफेंस बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो वो कैसे हेल्प किया तुम्हारा फैमिली तुमको कि सपोज दैट NDA में तुम रहे, उसके बाद कैसा उनका रिएक्शन था जब पहली बार तुम सेलेक्ट होके आए, थोड़ा सा बताओ, अच्छा लगेगा। जब मेरा रिटन क्लियर हुआ था तो एक फैमिली को एक होप मिला था, रिलेटिव्स को, कि एक स्टेप कंप्लीट हो गया है, अब आगे बस इंटरव्यू है। फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन हुआ 2-3 महीने, फिर इंटरव्यू क्लियर हुआ तो पहले स्क्रीनिंग के बाद हमें 2 मिनट का फ़ोन मिला घर पे बताने के लिए कि अब स्क्रीन इन हो गया हूँ, अब अंदर रहूँगा 4-5 दिनों के लिए। तो उस समय एक और होप मिला था घर पे कि चलो स्क्रीन इन भी हो गया। अब कॉन्फ्रेंस का दिन था, कॉन्फ्रेंस इन हुआ, फिर रात में घर पे बात हुई, घर पे सारे खुश थे। और स्कूल से जब मैं सैनिक स्कूल में गया था तो उन्होंने वो होप में रखे थे कि गया है सैनिक स्कूल में, फीडर इंस्टीट्यूट है, तो एक ना एक दिन NDA रिटन हो जाएगा। मेरे को भी खुद पे रिटन पे उतना थोड़ा बहुत डाउट था, लेकिन इंटरव्यूज़ पे ऐसा लगता था कि अंदर से बिलीफ था कहीं ना कहीं कि काफ़ी मेहनत कर रखी है प्रिपरेशन के टाइम में, तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। जब ये न्यूज़ मैंने सबसे पहले घर पे बताया तो सारे खुश हुए थे। रिलेटिव्स के फ़ोन आते थे, जो स्कूल के टीचर्स थे उनके फ़ोन आते थे, गाँव में जो 2 फ्रेंड्स थे उनके सारे फ़ोन्स आते थे, बताता था, बहुत खुशी हुई थी उन्हें। अब दूसरा ये कि सैनिक स्कूल के जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, और जो बाहर तैयारी करते हैं सिविल स्कूल्स में रह के उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, दो इनको थोड़ा सा बताओ। अभी कुछ ही दिन पहले मैं स्कूल में भी गया था, जूनियर से इंटरेक्शन हुआ जो अभी NDA रिटन क्लियर करके प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यूज़ का। उनके लिए बस यही बताया था कि जो आपका बेसिक है, प्रिपरेशन है, उसको करते रहो, स्पीकिंग और फ्लुएंसी पे थोड़ा फोकस करो, और कॉन्फिडेंस हमेशा रखना, सेल्फ बिलीफ हमेशा रखना, कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव ही वो 2 चीज़ें हैं जो आपको सेल करेगी पूरे SSB में। जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था, मैं हमेशा वो सेल्फ बिलीफ अंदर बनाए रखा था कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस मेरे नरेशन के टाइम, मेरे लेक्चरेट के टाइम, ग्रुप डिस्कशंस के टाइम, मेरे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के टाइम, वो कॉन्फिडेंस मैं हमेशा अपने ऊपर रखता था। तो यही दोनों चीज़ें मैं उनको भी बताया हूँ जो मेरे स्कूल में थे, और बाहर जो सिविल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी सेम है, और वो प्रिपरेशन करते रहें। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने प्रिपरेशन छोड़ा नहीं, वो सेम लाइन में प्रिपेयर करते रहें।
2-3 फ्रेंड्स सेकेंड अटेम्प्ट में हुए, 2-3 फ्रेंड्स थर्ड अटेम्प्ट में हुए। तो उन्होंने वो प्रिपेयर करते रहें तो उनका रिजल्ट निकल गया। कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स थे जो 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद छोड़ गए, वो लाइन अपना चेंज कर लिए, तो उन्होंने फिर अटेम्प्ट नहीं किया तो उनका रिजल्ट भी नहीं हो पाया। तो बाहर वालों के लिए यही है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही जाता है, सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये पार्ट 1 तुम्हारा रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, अच्छे अच्छे इंसाइट्स भी इससे मिले और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन मोड में हैं। तुमने हर एक चीज़ को डिटेल से बताया कि कैसा तुम्हारा ड्यूरिंग एसएसबी इंटरव्यू और टास्क करते टाइम और हर एक चीज़ में कैसे कैसे तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम काम करता है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहे और इंसाइट्स रहा तुम्हारा इसके ऊपर। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है और उसी के लिए हर कोई जीता है। पार्ट 2 तुम्हारा है कि जब तुम फाइनल सेलेक्ट हो गए, रिकमेंड हो गया, मेडिकल भी तुम्हारा हो गया और उसके बाद मेरिट इन भी हो गए। अब तुम्हें जाना था, जो सपना होता है, एनडीए खड़गवासला पुणे। वहाँ की थोड़ी सी स्टोरी बताओ कि तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस क्या रहा, जब गए थे तो क्या सोच रहे थे, तुम्हारा माइंडसेट क्या था और स्टार्टिंग वहाँ पे तुम शुरुआती दिन बताओ अपने। There is one famous line about NDA that those who are outside it is a heaven, for those who are inside it is hell. So मैं भी गया था तो मेरे लिए हेवन था, पहली बार मैं देखा था। स्टार्टिंग में जब हम जाते हैं तो पहले 2 वीक हमारा ओरिएंटेशन होता है, एनडीए दर्शन होता है, हम सारे पूरे कैंपस हमें घुमाया जाता है। इट इज़ दैट कैंपस ऑफ 7,500 एकर्स, तो उतना बड़ा कैंपस है। एनटीटी है, एएफटीटी है, एटीटी है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स की ट्रेनिंग टीम्स, वहाँ घुमाया जाता है। एक एक चीज़, एक एक वहाँ बिल्डिंग्स हैं उसके बारे में बताया जाता है, वहाँ घुमाया जाता है पहले जो नए नए कैडेट्स जाते हैं फर्स्ट टर्म में। तो ये ओरिएंटेशन उनका चलता है 2 वीक 3 वीक तक। उसके बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल हमारे रूटीन में शामिल हो जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद फिर हमारा ओरिएंटेशन रहा और ओरिएंटेशन के बाद हम स्क्वाड्रन्स हमारे बढ़ जाते हैं, हम अलग अलग स्क्वाड्रन्स में चले जाते हैं और हमारी डेली रूटीन जो है वो शुरू हो जाता है। डेली रूटीन में हम सुबह 5 बजे उठते हैं और उसके बाद फ्रेश होके हम पीटी या फिर ड्रिल के लिए जाते हैं। तो पीटी ड्रिल के बाद हमारा ब्रेकफास्ट रहता है, फिर क्लासेज होती हैं। क्लासेस में पहले ही पता चल जाता है, नोटिस मिल जाती है कि किसकी एकेडमिक क्लासेज हैं, किसकी सर्विस क्लासेज हैं। क्लासेस के बाद लंच रहता है, लंच के बाद हम गेम्स और अगर कोई इवेंट आ रहा है जैसे क्रॉस कंट्री है, कोई गेम्स के इवेंट आ रहे हैं उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं। शाम में प्रेप स्टडी होता है, उसके बाद डिनर और फिर रात में हम सेम जो इवेंट्स आने वाले रहते हैं 9 से 10 उसके हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्रॉस कंट्री आ रहा है तो रनिंग पे की प्रैक्टिस करेंगे, गेम्स आ रहे हैं तो गेम्स खेलते हैं। इस पूरी ड्यूरेशन में मॉर्निंग में सुबह कब उठते हो और फिर रात में कब सोते हो, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताओ तो अच्छा लगेगा। सुबह 5:15 में उठना कंपलसरी रहता है और रात को 10:15 पर एकेडमी का लाइट्स आउट हो जाता है। तो सुबह 5:15 से लेकर रात के 10:15 तक हम शेड्यूल में रहते हैं। कैसे सब उठते हो? एक सेंट्रलाइज्ड अलार्म सिस्टम है जो उस टाइम पे वो अलार्म बज जाता है सर। सब उठ के फ्रेश होके तैयार रहना रहता है। हाँ सर। तो ये होता है, हमें वहाँ हॉर्स राइडिंग सीखने को मिलती है, स्विमिंग करने को मिलता है। तो इनकी क्लासेस पहले होती हैं, फिर हम ये सीखते हैं। सर्विसेज क्लासेस में हम फायरिंग करते हैं। फायरिंग पहले हमारा थ्योरी क्लासेस होती हैं वेपन ट्रेनिंग में। फायरिंग पहले थ्योरी क्लासेस के बाद फिर हम रेंज पे जाते हैं और प्रैक्टिकल वहाँ होता है हमारा। वहाँ हमें सिखाया जाता है उस्तादों के द्वारा कि ये गन है, गन के एक एक पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, उनके नाम्स के बारे में बताया जाता है, ओरिजिन क्या है, वेट कितना है, एक क्लासिफिकेशन बताया जाता है। और हम उसके बाद एक थ्योरी के बाद हम 2-3 थ्योरी क्लास मतलब थ्योरी क्लासेस होती हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए हम रेंज पे जाते हैं और फायरिंग करते हैं। अभिनंदन, एक बड़ा अच्छा सा इंसाइट आप डिस्कस कर रहे थे, हॉर्स राइडिंग के बारे में बता रहे थे, कैसे एक हॉर्स को पहचानना होता है। हर एक इंडिविजुअल कैडेट को एक चांस दिया जाता है कि हॉर्स के पास जाए। वो थोड़ी सी बात बताओ। जब पहली बार हम हॉर्स राइडिंग के लिए इक्विडेशन ट्रेनिंग टीम में जाते हैं तो वहाँ हमें अलग अलग वहाँ ट्रूप्स बनाए गए हैं। तो हमको ट्रूप्स भेज दिया जाता है, वहाँ ट्रूप्स हम घोड़े लेके आते हैं और एक बार जिस घोड़े पे हम प्रैक्टिस करने लगते हैं फिर हम हमेशा उसी घोड़े के साथ रहते हैं, क्योंकि वो एक बॉन्ड हो जाता है, वो पहचानने लगते हैं अपने राइडर्स को। और इससे धीरे धीरे वहाँ उस्ताद रहते हैं, उनकी हेल्प से, उनके कमांड से हम हॉर्स राइडिंग सीख जाते हैं। हॉर्स राइडिंग के अलावा वहाँ से स्विमिंग भी सीखने को मिलता है। वहाँ आप गेम्स में अच्छा कर सकते हैं, अगर आप गेम्स में आपकी वो लेवल ऑफ स्किल्स है तो आप गेम्स में अच्छा कर सकते हैं। एक और बड़ा अच्छा इंसाइट मुझे लगा था, मैं सोच रहा था कि एक 19 साल का एक कोई बाहर बच्चा होगा जो यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में पढ़ रहा होगा और 19 साल के आप हो और आप इंसास पे ट्रेनिंग भी लेते हो, उसके वेपन्स के बारे में पूरी जानकारी रखते हो और फायरिंग भी करते हो
और फायरिंग काफ़ी आपकी अच्छी है, तो उसका थोड़ा सा एक इनसाइट बताओ, कैसा लगा तुम्हें, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने पहले फायरिंग कर रखी थी स्कूल में, तो वहाँ इंसास राइफल्स नहीं थे। जब एनडीए गया तो वहाँ पहले 3 क्लासेस में उसके बारे में बताया गया। फिर जब पहले उस्ताद बताते हैं फायरिंग करने का तरीका, तो काफ़ी ज़्यादा अलग रहता है। फिर जब पहला साउंड निकलता है फायर का, हमसे पहले कोई और कैडेट्स रहते हैं जो फायर करते हैं, जब पहला साउंड निकलता है फायर का, वो आवाज़ आती है तो लगता है कि एकदम रियल ऐसा फायर हो रहा है। और वो एक्चुअल में गन सारे रियल होते हैं, एम्यूनिशन सारे रियल होते हैं। और जब पहला फायर करते हैं तो एकदम अलग फीलिंग आती है अंदर से कि काफ़ी बहुत इतने दिनों के बाद स्कूल में जब हम फायरिंग करते थे तो वहाँ अलग था। .22 मिलता है स्कूल में .22 डिलक्स राइफल्स मिलते थे और यहाँ सीधा इंसास राइफल मिलता था, तो काफ़ी चेंज हो जाता है अचानक। वेरी गुड, बड़ा अच्छा रहा तुम्हारा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन कि कैसे तुमने एनडीए में एंट्री ली, फिर इंट्रोडक्शन पूरा उसका कराया गया, एक टूर कराया जाता है उसमें। बीच में एक और अच्छी सी बात बता रहे थे कि उसमें तुम्हें विजिट भी कराया जाता है, एक सेमेस्टर ब्रेक होता है, मिड सेमेस्टर ब्रेक होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। हर टर्म में मिड टर्म ब्रेक्स होते हैं, तो वहाँ अलग अलग टर्म के हम एजुकेशनल कम मोटिवेशनल टूर्स पे जाते हैं। तो कोई नेवल शिप्स पे जाते हैं, नेवल कैडेट्स, एयरफोर्स कैडेट्स एयरफोर्स स्टेशन जाते हैं, आर्मी कैडेट्स कमांडो स्कूल जाते हैं, मिलिट्री स्कूल जाते हैं, वहाँ देखते हैं। तो हमें INS विक्रमादित्य हम लोग गए थे मिड टर्म ब्रेक में, तो INS विक्रमादित्य पे 4-5 दिन हम वहीं रहे थे। सामने हम INS विक्रमादित्य भी देखे थे। गोवा और कारवार पे जो नेवल बेसेज हमें वहाँ घूमने को मिला। जो हमारे एयरफोर्स कैडेट्स थे वो एयरफोर्स स्टेशन जो नियरेस्ट रहते हैं वहाँ हम जाते हैं, वहाँ फाइटर जेट्स देखते हैं। वहाँ जो उनके फाइटर्स हैं वो भी एक्स एनडीएज रहते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं बात करने में कि अभी एनडीए में क्या चल रहा है, क्योंकि जितने फाइटर पायलट्स रहते हैं वहाँ मोस्ट ऑफ देम दे आर फ्रॉम एनडीए ओनली, तो वो एक्स एनडीए रहते हैं, तो वो भी बात करते हैं कि एनडीए में क्या रह रहा है। कॉकपिट में भी बैठने को मिलता है, और सुखोई के कॉकपिट्स रहते हैं तो वहाँ बैठने को मिलता है। आर्मी कैडेट्स जो रहते हैं वो कमांडो स्कूल जाते हैं, या फिर जो अलग अलग ट्रेनिंग स्कूल्स हैं मध्य प्रदेश में भी, वहाँ भी जाते हैं, घूमने को मिलता है। तो हर टर्म के बीच में ये मिड टर्म ब्रेक में मोटिवेशनल टूर्स हमारे होते रहते हैं। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, सवीखी कप और बक्सी कप, ये हर बार कंडक्ट होते रहते हैं, जहाँ सारे जो ट्रेनिंग एकेडमीज़ हैं वहाँ की टीम आती हैं। और IMA, INA, AFA, OTA गया, OTA चेन्नई और एनडीए की टीम जाती है वहाँ। फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, स्क्वॉश, टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, ये सारे वहाँ इवेंट्स होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ पे। स्विमिंग की ट्रेनिंग भी प्रॉपर मिलती है, स्विमिंग आती है? हाँ सर, स्विमिंग भी सीखने को वहाँ मिलता है। वेरी गुड। और वहाँ की मेस के बारे में काफ़ी इमेजेस चला करती हैं सोशल मीडिया पे, उसके बारे में थोड़ा अच्छा बताओ, कैसा तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? इतनी बड़ी मेस है वो, पूरे बोलते हैं कि एक साथ इतने कैडेट्स बैठ के खाते हैं, वो पहला एक्सपीरियंस वहाँ का बताओ, कैसा रहा तुम्हारे लिए? द कैडेट्स मेस एट NDA, इट इज़ द लार्जेस्ट मेस इन द एशिया। सो एट वन टाइम एक बार में ही पूरे 2200 कैडेट्स वहाँ बैठते हैं एक बार में, एक ही साथ, और एक ही साथ वो अपना मील लेते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट हो या फिर लंच हो या डिनर हो। और एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर उनको मील फिनिश करना होता है, और एक साथ वो मेस से बाहर भी चले जाते हैं। उतने ज़्यादा वहाँ स्टाफ्स हैं, वर्किंग है, जिसके कारण ये सब पॉसिबल हो पाता है। पहली बार जब मैं मेस में एंटर किया था तो वो टाइम था जब हम सैनिक स्कूल से एक टूर पे आए थे, जो एनडीए के लिए वो टूर आते हैं, हम घूमते हैं वहाँ, तो वहाँ हमें सबसे पहली बार वो मेस ले जाके घुमाया गया था। वेरी गुड। और एक और इंसाइट तुम डिस्कस कर रहे थे कि मोटिवेशनल विजिट्स भी लोगों की रहती हैं, उनसे भी काफ़ी मोटिवेशन मिला करता है, एक साथ सब गैदरिंग करके बच्चे बैठते हैं और वो लोग आया करते हैं, तो ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है तुम्हारा कि उसमें तुम्हें ये भी सीखने को मिलता रहता है। जैसे एक CGI आए थे, DY चंद्रचूड़, है ना? वहाँ हर वेडनेसडे या सैटरडे को एक गेस्ट लेक्चर होता है, जहाँ बड़े बड़े गेस्ट आते रहते हैं। कभी एक बार सुनील छेत्री आए थे, कभी कोई पॉलिटिशियन आते हैं, एक बार ऑस्ट्रेलियन आर्मी चीफ आए थे, तो एक बार फॉर्मर CGI मिस्टर DY चंद्रचूड़ भी आए थे। उन्होंने कम 2 घंटे तक फंडामेंटल राइट्स ऑफ डिफेंस पर्सनल के टॉपिक पे उन्होंने अपना लेक्चर दिया था 2 घंटे तक। और उनसे ऑफिसर्स मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जो सेंट्रल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वहाँ एकेडमी अपॉइंटमेंट्स, वो उनसे मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो वहाँ हर वेडनेसडे या सैटरडे को गेस्ट लेक्चर में आते रहते हैं, और वो अपनी स्टोरीज़ बताते हैं और हमसे हमारी स्टोरी वो सुनना चाहते हैं। वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, उनसे सीखने को मिलता है। एक वो इवेंट भी बताते हुए 21 मूवी की शूटिंग वहीं पे हुई है। वहाँ ऐसे बहुत सारे मूवीज़ की शूटिंग होते रहती है। बॉर्डर 2 की वहाँ शूटिंग्स हुई हैं, वहाँ सीन्स बहुत सारे हुए हैं। 21 मूवी जो आने वाली है
उसकी भी पूरी शूटिंग एनडी कैंपस के अंदर ही होती है। वहाँ कास्ट आते रहते हैं, वो हमसे कभी कभी मिलते हैं, कैडेट से देखने को मिल जाता है उनको, वो सीन्स अपना फिल्म करते रहते हैं। लेकिन हमारे शेड्यूल में, ट्रेनिंग शेड्यूल्स में उसके बदले कोई चेंज नहीं होता। जो ट्रेनिंग शेड्यूल हमारा फिक्स है वो चलते रहता है। ये पार्ट 2 तुम्हारा रहा, जिसमें तुमने बड़ी अच्छी इंसाइट्स बताई। इससे मोटिवेशन मिलेगा जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। ये रियल इंसाइट्स थी जो तुमने काफ़ी डिस्कस की। पार्ट 3 तुम्हारा बाद में आएगा जब तुम इंडक्ट हो जाओगे डिफेंस फोर्सेस में, तब हम तुमसे डिस्कस करेंगे, जानेंगे उसके बारे में। दोनों पार्ट तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए और हर एक चीज़ उसके बारे में बताया। अब एक और क्वेश्चन रहेगा कि तुम जैसे क्या देखते हो, जैसे काफ़ी मार्केट में चला करता है कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, तो तुम इसके बीच का क्या रास्ता बताना चाहोगे कि बच्चे को क्या मेन चीज़ें फोकस करनी चाहिए कैडेट्स को? So my point of view is that self-study along with correct guidance is very important because हमें पता नहीं रहता है कि questions कहाँ से आ रहे हैं, recent trends क्या चल रहे हैं। तो अगर कोई गाइडेंस देने वाला है, सही गाइडेंस देने वाला है, तो उन चीज़ों के बारे में वो स्टडी करता है। उसे पता चल रहा है कि पहले ट्रेंड्स ये थे क्वेश्चंस में, अब ट्रेंड्स आजकल चेंज हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। अभी मैथ्स के जो पेपर हैं रिटन एग्ज़ाम में, वो 2012-2015 तक वो काफ़ी लेवल उसका कम था। अभी उसके भी स्टैंडर्ड्स ऊपर हो गए हैं, पेपर ज़्यादा टफ आते हैं। तो ये जो ट्रेंड्स शिफ्ट हो रहे हैं, किस साइड से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब एक प्रॉपर गाइडेंस से ही हमें पता चल सकता है। इसके अलावा सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है। So my point will be that self-study along with the correct guidance is very important. Very good. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि आजकल सोशल मीडिया आ गया, हर एक बच्चे के पास ये जिसको मैं जिंदगी का रिमोट बोलता हूँ, इससे सब कुछ ऑपरेट होता है, उसकी सारी इमोशंस जुड़ जाती हैं, सब कुछ चला करता है। इसका रोल क्या है और कैसे तुमने इसको मैनेज किया और क्या करना चाहिए जैसे हमारे बैलेंस अप्रोच बना रहे, जो क्वालिटी आर्ट्स पढ़ाई के लिए निकलते हैं? थोड़ा सा इस पे और बताओ सर। तो मैं फीडर इंस्टीट्यूट से हूँ, तो हमारे स्कूल में जब हम छुट्टियों से वापस जाते थे तो हमारे फ़ोन पहले ही जमा हो जाते हैं मेन गेट्स पे ही, या फिर हाउस मास्टर के पास सारे फ़ोन जमा हो जाते हैं। तो हमें फ़ोन से कोई लिंक ही नहीं था। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स या फेसबुक और इंस्टाग्राम से हम काफ़ी दूर रहे हैं, जिससे कारण हमें फ्री टाइम, सोशल टाइम ज़्यादा मिल जाता था। हम न्यूज़पेपर पढ़ पाते थे, फ्रेंड्स से, जूनियर से इंटरेक्ट कर पाते थे। अपना जो स्टडी है, सेल्फ स्टडी रहता था, वो ज़्यादा फोकस्ड रहता था, ज़्यादा अटेंटिव रहता था। हम रात में अगर सेल्फ स्टडी करते थे 2-3 घंटे, तो वो 3 घंटे हम ज़्यादा वो क्वालिटी हो पाता था उस सेल्फ स्टडी में। अगर वही हमारे पास एक्सेस रहता है इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के, तो हम उधर उस साइड ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। अब हमारे पास फ़ोन नहीं रहते थे तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन भी कम रहता था। अगर थोड़ा बहुत लाइट मूड करना रहता था तो हमारा इंटरेक्शन हो जाता था, साथ में घूम लेते थे, गेम खेल लेते थे, फ्रेंड्स रहते थे, तो हमारे जूनियर के साथ इंटरेक्शन होते रहता था जो हमारे हाउसेस थे। तो इसके कारण एक जो कम्युनिकेशन है वो डेवलप होते रहा और इन्वायरमेंट वो मिल जाता था। जब हम साथ में बैठ के ग्रुप स्टडी करते थे तो सेल्फ स्टडी करते थे साथ ही में बैठ के, तो इससे ज़्यादा फोकस्ड रहते थे, अटेंटिव रहते थे। अगर वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स और मोबाइल फ़ोन्स हमारे पास रहते हैं, अगर हम नहीं भी चाहते यूज़ करने का, फिर भी वो एक डिस्ट्रैक्शंस की तरह हमारे पास रहता। तो 12th क्लास तक जब एग्ज़ाम था, उसके बाद तक जब हम पास आउट हुए, उसके बाद तक उस समय तक हमारे पास फ़ोन नहीं था, तो वो डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास नहीं थे। तो नोट्स बना के तुमने सारी पढ़ाई की, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया? हाँ सर, नोट्स से रिवीजन हुआ और मैथ्स के लिए केवल प्रैक्टिस किए। क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने का हमेशा ट्राई रहता था। प्रीवियस ईयर सॉल्व किए, कहीं किसी भी माध्यम से अगर हमें क्वेश्चन मिल गया उसको उठा लिया, उसे प्रिपेयर किया। मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल गए, टीचर्स कहीं से क्वेश्चन लेकर आए, उसे सॉल्व किया। तो प्लस प्रैक्टिस करते थे मैथ्स के लिए। और जीएटी के पेपर्स के लिए हम नोट्स बना रखे थे, उस नोट्स को रिवाइज़ करते थे। एक बार बुक देख लेते थे, जिस बुक से नोट्स बनाए हैं, बुक्स का रिवीजन कर लिया, उस नोट्स का रिवीजन कर लिया। कुछ डाउट रहा तो अगर बगल का जो फ्रेंड है, वो अगर एस्पिरेंट है, अगर वो उसको पता है, वो बता देता था। उसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पता चली, वो हमें बता देता, हम शेयर कर देते थे एक साथ। जैसे अभी डिस्कस हो रहा था, जीईटी में ज्योग्राफी एक मेजर पोर्शन है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें तुमने बताया भी था, अपना एक्सपीरियंस भी बताया था कि 11th की जो एनसीईआरटी उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और वहीं से लाइंस उठा के दी जाती हैं। तो तुम्हें कैसा लगा उसका? हम जब कैट के पेपर देते तो ज्योग्राफी सेक्शन के क्वेश्चन आते कहाँ से थे हमें पता ही नहीं चलता था। हम कंप्यूटर लैब जाते थे, ऑनलाइन वीडियोस देखते थे, लेकिन उससे वो
एश्योर करते थे कि इससे क्वेश्चंस आएंगे, बट क्वेश्चंस वो आ नहीं पाते थे उससे सेम टू सेम। तो ऐसे ही करते करते एक दिन हमारे एनडीए के जो इंचार्ज हैं सर ने, उन्होंने 2-3 बुक्स लाए, वो सारे एनसीईआरटी थे 11th और 12th के, वो फिजिकल ज्योग्राफी और उसके 2 पार्ट हैं। उन दोनों पार्टों से सेम टू सेम लाइन बाय लाइन वो क्वेश्चंस उठा के पेपर में आ रखे हैं। तो फिर हमें उस समय पता चला कि ये क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी के 11th-12th से ज्योग्राफी के बन रहे हैं। तो वहाँ से फिर मैंने ये सारी चीज़ें जूनियर्स को भी बताया, ताकि वो जूनियर्स वो ऑनलाइन वीडियोस ना देखे और मतलब उस बुक से ज़्यादा प्रिपेयर कर लें, उससे अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि 6 to 10 तो हमारे पास ज्योग्राफी बुक होती है, हम उससे प्रिपेयर करते हैं, सारी एनसीईआरटी बुक्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। लेकिन 11th और 12th के लिए हमारे पास ज्योग्राफी बुक्स अवेलेबल नहीं थे। तो जब मैंने बताया तो सारे जूनियर्स जो हमारे हैं वो अभी उससे प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और यहीं पे ख़त्म करते हैं। तीसरी जर्नी तुम्हारी फिर से हम बाद में शूट करेंगे, अभी फ़िलहाल इससे काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।